हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल लकी एजुकेशन में स्वागत है। मैं योगेश शर्मा, व्याख्याता भूगोल और एसएसटी का टॉपिक आप सभी के लिए लेकर के आ रहा हूँ और हम बात करने वाले हैं पूर्णतः सामाजिक विज्ञान की, जो कि क्लास 10 के लिए है। सबसे पहली बात यह है, मैं उन सभी बच्चों को हार्दिक बधाई देता हूं जिन्होंने अभी 10th क्लास पास की है और बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। खास करके हमारे लकी एजुकेशन में पढ़ने वाले बच्चों ने बहुत ही अच्छे अंक हासिल किए हैं, इसलिए मैं उन सभी को हार्दिक बधाई देता हूं, बार बार बधाई देता हूं। दूसरी बात यह है, अभी जो बच्चे आने वाले हैं 10th क्लास में, मैं उन बच्चों के लिए भी इस नए साल के लिए, नई क्लास के लिए भी हार्दिक बधाई देता हूं और उनसे उम्मीद करता हूं, उनसे आशा करता हूं कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे और इस तैयारी का पूरा फ़ायदा उठाएंगे। मैं योगेश शर्मा सामाजिक विज्ञान के टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, बशर्ते आपको थोड़ा रिवीजन करने की आवश्यकता होगी। कोशिश ये रहेगी कि हम पूर्णतः 100% नहीं तो 90% आपको यहीं की यहीं क्लियर कराएं, लेकिन जो चीज़ें आपको ऐसी लगती हैं जो बेसिक हों या फिर आपको टिफ़िकल लग रही हों, छोटी छोटी बातें जो आपको नहीं आती हैं, उन चीज़ों को हम आपको बार बार आपको याद कराने की कोशिश करेंगे और उनको समझाने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, व्याख्यात्मक क्वेश्चनों की ओर ध्यान कम देना पड़ेगा, क्योंकि छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं, खास करके अति लघुत्तरात्मक और लघुत्तरात्मक जो क्वेश्चन होते हैं, उन पर हमको ज़्यादा डिपेंड रहना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज उन्हीं से बढ़ती है और वही हमारे ज़्यादातर काम आती हैं। हम चालू करते हैं हमारा टॉपिक जल संसाधन। बात करते हैं सामाजिक विज्ञान की, तो सामाजिक विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सभी मानव जाति निवास कर रही है और जिसको पूर्णतः भली भांति जानते हैं। मैं बात करता हूं उसी टॉपिक की। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सामाजिक विज्ञान आखिर है क्या चीज़ है। सामाजिक विज्ञान की बात करूं मैं परिभाषा के रूप में, तो सामाजिक विज्ञान है विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम मानव के सामाजिक वातावरण और धरातल के संबंधों का अध्ययन करते हैं, उसे सामाजिक विज्ञान कहते हैं। देखिए क्या होता है, मानव एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहता है और जो उसका समाज होता है वही उसका वातावरण होता है। मानव समाज में रहकर के धरातल पर रहता है, जो भी धरातल से वो क्रियाएं करता है, धरातल पर रहकर के समाज की क्रियाएं करता है, अपने आजीविका के लिए क्रियाएं करता है, अपने आर्थिक क्रियाएं करता है, वो सभी क्रियाएं इस सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आती है। तो आपको ये ध्यान में रहे कि विज्ञान की वह शाखा है। सामाजिक विज्ञान कोई अलग से सब्जेक्ट या अलग से विषय नहीं है, ये विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम मानव के सामाजिक वातावरण का और धरातल के संबंधों का अध्ययन करते हैं कि मानव समाज में रहकर के धरातल से किस प्रकार आपस में एक दूसरे से संबंध रखते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, उसे हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं। अब सामाजिक विज्ञान में मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूं आपसे कि हमें हमेशा सरल से कठिन की ओर चलना चाहिए पढ़ाई में। हमें यह नहीं है कि सबसे पहले हम अगर टिफ़िकल चीज़ को उठा लेंगे तो टिफ़िकल चीज़ से क्या हो जाता है, हम पहले ही उसमें फिर बोरियत महसूस करने लग जाते हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, उसको पढ़ने में मज़ा भी नहीं आता है और वहीं हमारा क्या है, फिर जो पढ़ने का जो मन होता है वो बिल्कुल गिर जाता है। इसलिए हमको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, हमको सरल से सरल चीज़ को सबसे पहले पढ़ना है, ताकि वो चीज़ हमें याद हो गई, सबसे सरल चीज़ याद हो गई तो हम उसकी जो डेफिनेशन है, उसकी जो और जो टिफ़िकल चीज़ है उसको हम बहुत अच्छे से पकड़ सकते हैं। तो हम चलते हैं, मैं कोशिश करूंगा। भूगोल सब्जेक्ट का एक टॉपिक दे रखा है तुम्हारी क्लास में और वो है जल संसाधन। 8वां चैप्टर है, उसकी मैं बात कर रहा हूं और जल संसाधन को अपन देखते हैं, पूर्ण व्याख्यात्मक रूप से भी देखेंगे और सूक्ष्म रूप से भी देखेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन ज़्यादा उठाते हैं, 3 नंबर का टॉपिक है, इसमें से 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। बात करते हैं जल संसाधन की। जल संसाधन को पढ़ने से पहले इसमें एक शब्द दिया गया है, संसाधन। और यह संसाधन एक ऐसा बिंदु है जिसकी ओर हमें ध्यान सबसे पहले देना है, क्योंकि जल को हम जानते हैं, जल से हमारा बहुत पाला पड़ता है, जल को हम हर एक क्रियाओं में काम में लेते हैं, लेकिन संसाधन क्या है, इसके पीछे संसाधन क्यों लगाया गया है, इसकी ओर हमें ध्यान ज़्यादा देना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक परिभाषा लिखी है संसाधन की, बहुत ही सरल और संक्षिप्त परिभाषा है। वो है, पृथ्वी के धरातल पर
पाए जाने वाले वे समस्त पदार्थ, यानी पृथ्वी का जो धरातल है उसमें कुछ पदार्थ पाए जाते हैं और कुछ वस्तुएं पाई जाती हैं, जिनका उपयोग कर मानव अपनी विकास रूपी क्रियाएं करता है, उसे हम संसाधन कहते हैं। यानी कि पृथ्वी के धरातल पर बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं, बहुत वस्तुएं पाई जाती हैं, उन सभी का उपयोग जब मानव करता है तो उसे संसाधन कहते हैं। मान लीजिए ये मार्कर मेरे हाथ में लगा हुआ है, ये एक संसाधन है, क्योंकि इसका उपयोग हम लिखने के लिए करते हैं। जब हम लिखते हैं तो हम पढ़ते हैं, और हम पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो हर वह पदार्थ और वह वस्तु जो धरातल पर पाई जाती है वो एक संसाधन होता है, जिसका उपयोग हम करते हैं और अपने विकास की क्रियाएं करते हैं। आगे चलते हैं। ये संसाधन की एक छोटी सी परिभाषा है, लेकिन ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, यह आपको ध्यान देना है। मैं जो भी चीज़ यहाँ पढ़ाऊंगा उसमें से कई क्वेश्चन निकल के आते हैं। बात आई सामाजिक विज्ञान की, तो परिभाषा आती है सामाजिक विज्ञान किसे कहते हैं, वो आपके सामने मैंने परिभाषा लिख दी है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव के सामाजिक वातावरण और धरातल के संबंधों का अध्ययन करते हैं। ये चीज़ मेन है। दूसरा है संसाधन। जब हम जल संसाधन पढ़ रहे हैं तो संसाधन क्या है, सबसे पहले बात हमको संसाधन की करनी है। संसाधन है क्या? तो संसाधन में मैंने बताया आपको कि पृथ्वी के धरातल पर, यह जो पृथ्वी का धरातल है उस पर पाए जाने वाले बेसमस्त पदार्थ और वस्तुएं जिनका उपयोग मानव करता है और उनका उपयोग करके मानव विकास कार्य करता है, वो कहलाते हैं संसाधन। आगे चलते हैं। अब इसी पाठ में से एक क्वेश्चन बन के आता है, ये किताब में नहीं दे रखा है कहीं भी, और इसको बहुत ही कम लोग ध्यान में देते हैं, और सीधा वो पूछता है कि जल एक संसाधन है कैसे, स्पष्ट कीजिए। सीधा क्वेश्चन बन के आता है और इस क्वेश्चन का आंसर हमको ढूंढना पड़ता है, वो अपने अंतर मन से ढूंढना पड़ता है, अपने अंतर विचारों से ढूंढना पड़ता है। लेकिन चूंकि हम 10th क्लास में पढ़ते हैं, इतना दिमाग नहीं लगा पाते हैं, तो उसका ही हम सॉल्यूशन लेकर के आए हैं कि हम प्रत्येक, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन निकल के आता है तो उस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर डीपली रूप से समझाएंगे या संक्षिप्त रूप में समझाएंगे जरूर। क्वेश्चन बना के भी समझाएंगे और क्वेश्चन कैसे बनाते हैं बनाना भी सिखाएंगे आपके लिए। तो बात चलती है कि क्वेश्चन बन के आता है कि जल एक संसाधन है। अब वो कैसे है, हम कैसे करें साहब, जल एक संसाधन है साहब, इतना तो हमें पता है कि हम जल का उपयोग करते हैं। मैंने यहाँ पर बताया परिभाषा में कि पदार्थ है, कोई भी वस्तु है, उसका उपयोग मानव अगर विकास के लिए कर रहा है तो वो संसाधन है। तो जल भी तो है, जल भी मानव उपयोग में लेता है, ये साहब संसाधन है। अब कैसे है, वो किस काम आता है, वो आगे मैंने इस परिभाषा में लिखा है, इस उत्तर में लिखा है। जल एक संसाधन है क्योंकि इसका उपयोग पेयजल आपूर्ति, यानी कि पीने के लिए आपूर्ति करता है, ये हमारी पूर्ति करता है पीने की। विद्युत उत्पादन, यानी कि जल के द्वारा हम क्या करते हैं, विद्युत उत्पादन करते हैं। ये जो बिजली आप देखते हो आजकल, जिस बिजली का आप उपयोग करते हो, ये बिना पानी के नहीं बन सकती है, इसके लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। दूसरी बात, सिंचाई, हम कृषि करते हैं, उसके लिए सिंचाई, अनेक प्रकार की फसलें होते हैं, उनमें हमको क्या है, जब तक हम पानी नहीं देंगे तब तक फसल नहीं होगी। तो कृषि और सिंचाई के लिए भी पानी की उतनी ही आवश्यकता होती है। वह अन्य आर्थिक क्रियाओं में वे क्रियाएं आती हैं जिन क्रियाओं के द्वारा हम अपनी आजीविका को चलाते हैं, जैसे औद्योगिक क्रियाएं। उद्योगों में उत्पादन होता है और उस उत्पादन के द्वारा हमको वस्तुओं की प्राप्ति होती है और पैसा भी प्राप्त होता है। तो यहां पर दिया गया है कि जल एक संसाधन है क्योंकि इसका उपयोग पेयजल आपूर्ति, विद्युत उत्पादन, सिंचाई, कृषि व अन्य आर्थिक क्रियाओं के उपयोग में किया जाता है, अतः जल एक संसाधन है। ये इसका उत्तर आता है। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, जब भी आता है, ये बन करके आया है तब भी 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसलिए इस क्वेश्चन को ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। आप एक बार फिर से गौर कर लेना, आपको एक ही बार में रिवाइज करने की आवश्यकता है। बहुत ही सरल और संक्षिप्त रूप में हम पढ़ाएंगे और आपको गौर करना है थोड़ा थोड़ा। हाँ जी, तो हम बात कर रहे हैं, अभी हमने देखा कि जल एक संसाधन है कैसे, स्पष्ट कीजिए, क्वेश्चन पढ़ा है, उसका आंसर पढ़ा है हमने। उसके आगे हम कुछ बिंदु हैं, छोटे छोटे बिंदु हैं, जिनमें से 1-1 नंबर का क्वेश्चन निकल के आता है, और ये वैसे भी आपके जीवन में आगे काम आने वाली चीज़ें हैं, कंपटीशन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो। अच्छा, मैं एक चीज़ और कहना चाह रहा हूँ आपसे बच्चों कि आप इन चीज़ों के, जो मैं लिख रहा हूँ उसका आप नोट्स बना सकते हो आप 10th क्लास के लिए। ये 10th क्लास के लिए जहाँ मैं लिखता जा रहा हूँ, जो पॉइंट जैसे लिख रहा हूँ वैसे आप लिखते चलिए, ये आपके नोट्स में कारगर रहेंगे। इनको आप बार बार रिवाइज करते रहना घर पर। तो आगे चलते हैं, कुछ पॉइंट हैं
छोटे छोटे पॉइंट हैं उनकी तरफ ध्यान देते हैं। मैंने पहला पॉइंट लिखा है कि पृथ्वी के धरातल पर 71% जल और 29% भाग पर स्थल है। यानी कि हम अगर बात करें टोटल पृथ्वी के धरातल की तो माना वो 100% है, और 100% में से अगर हम बात करें तो जलीय भाग की, तो जलीय भाग हो जाता है 71%, बचा हुआ हो जाता है स्थलीय भाग। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक चित्र बना देता हूँ छोटा सा कि ये सा हमारा संपूर्ण धरातल है, ये 100% है। कितना है? 100%। अगर इसमें बात करें हम जलीय भाग की तो जलीय भाग जो होता है वो 71% है। ये अगर मैं बात करूं तो ये 71% जलीय भाग है, और ये बचा हुआ 29% जो भाग है वो है स्थल। ऐसे हमको ये समझना है। तो अगर हम बात करें पृथ्वी के धरातल की तो उसमें बात आती है कि साहब 71% भाग पर जल होता है, यानी जल ही जल है, और 29% भाग केवल स्थल के रूप में है, जहां हम रहते हैं, निवास करते हैं, मानव समाज बना करके रहता है, उस धरातल की हम बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है इस 71% जल का भी 97% जो भाग है वो महासागरों में खारे पानी के रूप में पाया जाता है। अब देखिए हमने बताया कि टोटल धरातल पर 71% जल पाया जाता है। इस जल का भी अधिकांश भाग, अगर मैं कहूं तो अधिकांश भाग यानी कि 97% भाग वो साहब महासागरों में पाया जाता है वो जल, और वो भी कैसा? खारे रूप में पाया जाता है, खारे पानी के रूप में पाया जाता है। बाकी बचा हुआ शेष 3% जो जल होता है वो मीठा जल होता है, और वो मानव के उपयोगी होता है, उसका ही उपयोग मानव यहाँ पर करता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या बन के आएगा? क्वेश्चन बन के आता है यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा कि पृथ्वी के धरातल पर कुल कितने प्रतिशत जल पाया जाता है, तो हमारा आंसर होगा 71% जल। कुल कितना प्रतिशत स्थल है, तो वो है 29% जल स्थल है। और बात करें कि साहब 71% जल है तो कितना प्रतिशत महासागरों खारे पानी के रूप में पाया जाता है, तो खारे पानी के रूप में 71% जल के 97% जो भाग है वो महासागरों में खारे पानी के रूप में पाया जाता है। रही बात 3% जल की जो मीठा होता है, आपसे ये पूछा जाएगा कि पृथ्वी के धरातल पर कुल कितने प्रतिशत जल है वो मीठा होता है, तो वो होता है 3% जल मीठा होता है, उपयोगी होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम 3% जल का ही उपयोग करते हो, पूरे का नहीं कर पाते हैं हम इतना। इस 3% जल का भी हम अलग अलग खंडन कर देते हैं। वो कैसे करते हैं वो आगे है। इस 3% जल का 69% भाग हिम या बर्फ के रूप में पाया जाता है, जो बर्फ जमती है उसके रूप में। इस 3% जल का 69% भाग है वो बर्फ के रूप में पाया जाता है। इसमें से बचता है 30% भाग, वो जो होता है वो भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है, भूमि के अंदर होता है, ऊपर नहीं होता है। भूमि के अंदर जो जल होता है उसे हम भूमिगत जल कहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ, 2 प्रकार के जल होते हैं, एक भूमिगत जल और एक भौम जल। कभी आगे आएगा आगे, तो अगर सुनने में भी आए या कभी किसी किताब में पढ़ने को मिले कि भौम जल और भूमिगत जल में क्या अंतर है, तो भूमिगत जल तो ये होता है कि जो जल होता है वो भूमि के अंदर पाया जाता है। लेकिन भौम जल क्या होता है? भौम जल ये होता है कि ऊपर महासागरीय क्षेत्रों का पानी या वर्षा का पानी जो होता है वो प्रवाहित होता हुआ धरातल से और किसी रास्ते के रूप में वो भूमि के अंदर चला जाता है और भूमिगत जल से मिल जाता है, उसे कहते हैं भौम जल। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देना। छोटी छोटी बातें हैं उनको हम थोड़ा गौर से देखते चलेंगे। तो मैंने यहाँ पर बताया कि 3% जल है, उसका 69% तो हो गया बर्फ के रूप में, बाकी बचा 30% जल है वो भूमिगत जल के रूप में। अब बच गया शेष 1%। उस 1% जल का उपयोग ही मानव क्या करता है? सिंचाई के रूप में उपयोग में लेता है, पेयजल यानी पीने के रूप में लेता है, और विद्युत उत्पादन व अन्य क्रियाओं के रूप में, जैसे औद्योगिक क्रियाएं, उद्योगों में उत्पादन होता है तो उनमें भी जल की आवश्यकता पड़ती है। अनेक वस्तुओं का उत्पादन होता है, मशीनें चलती हैं, उनके लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। तो अन्य क्रियाओं में औद्योगिक क्रियाएं आ जाती हैं। तो यह हमको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। अब क्वेश्चन यहाँ से बन के आता है कि मानव धरातल के कुल कितने प्रतिशत जल का उपयोग करता है, तो केवल 1% जल का उपयोग कर पाता है मानव, वो भी चाहे सिंचाई के रूप में हो, चाहे पेयजल के रूप में हो, चाहे वो विद्युत उत्पादन के लिए हो, चाहे वो अन्य क्रिया यानी औद्योगिक क्रियाओं के लिए हो। क्वेश्चन यही निकल के आता है और ये सबसे मोस्ट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ से। अगर पूछ लेता है वो कि कितना प्रतिशत भाग है वो महासागरों खारे पानी के रूप में होता है, तो 97% भाग, ये ध्यान रखना। और ये 97% जो भाग है वो 71% जल का है जो धरातल पर पूर्ण पाया जाता है।
ये आपको ध्यान देना है यहाँ पर। आगे चलते हैं, एक टॉपिक और दे रखा है, एक पॉइंट छोटा सा, कि पृथ्वी के धरातल पर कुल कितने बिलियन क्यूबेक जल पाया जाता है। तो अगर मैं पूरी धरातल की बात करूं तो उस पर 1869 बिलियन, बिलियन को ही मिलियन कहते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। तो पृथ्वी के धरातल पर कुल 1869 बिलियन क्यूबेक जल पाया जाता है, जिसमें से भी 1167 बिलियन क्यूबेक जल का ही उपयोग कर पाते हैं। मानव जो है वो इतने ही जल का उपयोग कर पाता है। अब चाहे वो किसी भी गतिविधि में करे, वो उतना ही जल का उपयोग कर पाता है। अब यहाँ पर बात आती है साहब, एक पॉइंट आया है क्यूबेक, कि क्यूबेक क्या होता है। तो क्यूबेक होता है जो समुद्री जल होता है उसको मापने की इकाई होती है। अब यहाँ पर अगर हम ये भी कहते हैं कि जल को मापने की इकाई को क्यूबेक कहते हैं, तो भी यहाँ पर सही होगा, क्योंकि समुद्री जल को अगर कभी मापा जाता है तो वो क्यूबेक में ही मापा जाता है। तो ये भी क्या होता है, समुद्री जल को मापने की इकाई क्यूबेक कहलाती है। तो आपको क्यूबेक को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये किताब में दे रखा है ये पॉइंट। तो किताब की किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते, छोटी से छोटी भी चीज़ को। तो ये आपको ध्यान देना है। हाँ, तो देखिए अब उसका चार्ट देख लेते हैं एक बार, जो हमने पॉइंट पढ़े हैं। अब पॉइंट तो आपने पढ़ लिए, लेकिन उसको एक चार्ट के रूप में समझ लेते हैं, क्योंकि चार्ट के रूप में समझना अलग होता है। तो देखिए, हमने कहा कि पृथ्वी का धरातल है वो 100% धरातल है। अब 100% धरातल में 71% जल पाया जाता है, ये हमें पता है, और 29% स्थल पाया जाता है, ये हमने पढ़ लिया। अब बात आती है जल की, कि साहब ये जल का आपने किस प्रकार से विभाजन किया है पॉइंटों में। तो उस जल का विभाजन करने के लिए भी एक छोटा सा एक चार्ट है। देखिए क्या है, माना जल हमारा 100% है। आप तो ये मानो कि जल साहब 100% पार हो है धरातल पर, ठीक है। उसमें से 97% जो जल होता है वो होता है खारा, और यह खारा जल जो पाया जाता है वो पाया जाता है महासागरों में, सागरों में, समुद्रों में। यह 97% जल होता है जो खारा होता है। उसके बाद अगर बात करें मीठे जल की, जल दो प्रकार का हो गया, खारा और मीठा। खारे की हमने बात कर ली, खारा पानी 97% पाया जा रहा है। कहाँ पाया जा रहा है? महासागरों में, सागरों में और समुद्रों में। बाकी बचा हुआ कौन सा? मीठा पानी। अब मीठा पानी है वो 3% पाया जाता है, ये हमने पढ़ लिया। लेकिन अब इसको 3% मत समझो, आप इसको समझो 100% मीठा पानी है। अब 100% मीठे पानी में से भी हमको क्या करना है? खंडन करना है। कैसे कैसे किया है? तो उन्होंने किया है कि 69% जो जल होता है वो तो क्या है? हिम या बर्फ के रूप में होता है। 30% जो जल होता है वो भूमिगत जल होता है, जिसका उपयोग मानव अपनी सिंचाई वगैरह के लिए काम में करता है, या नीचे से जो बोरवेल तुम देख रहे हो आजकल, वो बोरवेल कहाँ से खींच के ला रहे हैं? वो नीचे से ही लेके आ रहे हैं। बाकी बचा हुआ कितना? 1% जल, ये मानव का पूर्णतः उपयोगी है, जिसका उपयोग वो सिंचाई के लिए करता है, वो पेयजल के लिए करता है, वो विद्युत उत्पादन के लिए करता है, और अन्य औद्योगिक क्रियाओं के लिए भी वो इस जल का उपयोग करता है। तो ये चार्ट है, और इस चार्ट को आप गौर से देख लीजिए, इसको नोट कर लेना और भली भांति समझ में आ जाएगा। 100% धरातल हो गया पृथ्वी का, उसमें से 71% भाग पर जल हो गया, 29% भाग पर स्थल हो गया। अब इस 71% जल को मत मानो आप 100% मानो इसको। 100% जल में से दो प्रकार का जल हो गया, खारा और मीठा। अब खारा जो पानी है वो महासागरों, सागरों और समुद्रों में पाया जाता है, वो 97% हो गया 100% का। बाकी बचा कितना? 3%। कौन सा पानी? मीठा पानी। अब मीठे पानी को आप ये देख लीजिए 100% हो गया है। अब 100% का 69% हिम के रूप में हो गया, 30% भूमिगत जल के रूप में हो गया, और 1% मानव के उपयोगी हो गया, जिसका उपयोग मानव करता है। और क्वेश्चन यही बनता है कि मानव कितना प्रतिशत जल है जो उपयोग करता है धरातल का, और वो है 1% जल। तो आपको यहाँ ये ज़्यादा गौर करना है। और आज के लिए वीडियो जो है इतना ही आपके लिए, बाकी बात करेंगे इस विषय में हम कल। आगे तक के लिए गुड लक।